अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 4 मई 2022 है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो FOMC है वो क्या बला है और FED क्या चीज़ें हैं। क्योंकि अभी 11 बजे FOMC की मीटिंग है जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांस हैं, तो जिससे बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे गिर भी सकती है काफ़ी ज़्यादा, और बाकी मार्केट जो हैं वो भी गिर सकती हैं। तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि FOMC की क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करती है और इसमें कितने बंदे होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना वो देखते हैं कि बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। बिटकॉइन जो है इस टाइम जो है वो 38,700 पे तकरीबन ट्रेड कर रहा है। कल ये 3700 और 37,400 के पास आया था, लेकिन यहाँ से दोबारा ये ऊपर आ गया और अपनी जो सपोर्ट है वो उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, जो सपोर्ट 38,500 के पास है। तो देखते हैं जी, अगर तो इसने ये सपोर्ट बरकरार रखी तो ये मज़ीद जो है वो ऊपर जा सकता है टेक्निकली अगर देखा जाए। इसी तरह अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स जो है वो इस टाइम 103.27 पे चल रहा है। ये दो रेजिस्टेंस हैं, 102.99 और 103.82, ये दो रेजिस्टेंस है, इसके दरमियान जो है वो ये ट्रेड हो रहा है। और ऐसे लग रहा है, ये डेली की मैंने कैंडल खोली हुई है, ऐसे लग रहा है कि ये इसके दरमियान ही फंस गया है, थक चुका है इसके अंदर, और इसको मेरे ख्याल से वापस आना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी हाई है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो US के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इसके ऊपर जाने के चांस भी हैं, लेकिन ये कितना ऊपर जाता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह अगर हम बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस आज ग्रीन कैंडल उसने बनाई है, ऊपर की तरफ जा रही है, जिससे जो आल्ट कॉइन है वो ब्लीड कर रही हैं। इस तरह अगर हम देखें क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप के अंदर 24 आवर्स का चार्ट हम देखें तो CRV कॉइन है, उसने 11.72% गेन किया है। जिल कॉइन है, उसने 8.65% गेन किया है। वेव्स कॉइन है, उसने 6.99% गेन किया है। इस तरह जो करेंसीज गिरी हैं उसमें अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आयोटा जो करेंसी है 3.98%, इस तरह FTM भी गिरी है। अगर आप एल्गो कॉइन को बाय करना चाहते हैं, एल्गो कॉइन एक बहुत ही अच्छा कॉइन है। कॉइन टेलीग्राफ के अंदर एक आर्टिकल आया, उसमें इसको मोस्ट बुलिश करेंसी जो है वो कहा गया है एल्गो कॉइन को, और इस टाइम जो है वो ये 0.65 पे ट्रेड कर रहा है। इस टाइम भी एक सपोर्ट के ऊपर बड़ी अच्छी सपोर्ट है जो रेजिस्टेंस बन चुकी है, यहाँ पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी प्राइस को ऊपर जाने की वजह क्या है, क्योंकि फीफा जो एक गेम है फुटबॉल की, आप समझ जो सबसे बड़ा जो गेम है पूरी दुनिया के अंदर वो फुटबॉल की गेम है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा है, क्रिकेट से भी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो पैसा होता है। तो इन्होंने जो एल्गो प्रोजेक्ट है इनके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये जो एल्गो है उसकी जो है वो ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे, यानी फीफा की जो ब्लॉकचेन होगी वो ऑफिशियल ब्लॉकचेन वो एल्गो होगी। उसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी पम्प की है। तो उम्मीद है कि आगे वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो उम्मीद है कि इसकी जो है वो प्राइस अप्रिशिएट हो सकती है। इसके साथ साथ जो फ़ैन टोकन है फुटबॉल के जो वो भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। जो फ़ैन टोकन उन पे आप नज़र रखिएगा क्योंकि फ़ुटबॉल का इवेंट आने वाला नज़दीक ही है, इस साल के शायद आखिर में आएगा। इसी तरह जो एलन मस्क है उन्होंने अपनी DP चेंज कर ली है और यही उन्होंने मंकीज़ लगा ली हैं अपनी DP के अंदर। ये जो मंकीज़ हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं जो APE कॉइन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आप देखें जैसे ही इन्होंने DP लगाई तो प्रोजेक्ट ये नीचे गिर रहा था, बिटकॉइन की इसकी APE की प्राइस नीचे आ रही थी, तो साथ ही DP लगाने के बाद इसकी प्राइस जो है तकरीबन 14 से लेकर जो है वो 17 तक जो है इसकी प्राइस चली गई थी। अभी दोबारा से ये नीचे आ रही है, तो देखते हैं कि अब ये इनको ऑफिशियली सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या सिर्फ जो है ना इसको पंप करने के लिए इन्होंने DP लगाई है। इस तरह अगर बिटकॉइन जो है वो नीचे आ रहा है, लेकिन कल 37,500 के पास आया हुआ था, तो कल ही जो है ना वो माइक्रो स्ट्रेटजी जो माइक्रो सेलर है उन्होंने कहा है कि जी अगर तो ये जो लोग डर रहे हैं कि हम बिटकॉइन 21,000 पे चला जाएगा तो 25,000 पे चला जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जी अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिटकॉइन बाय करेंगे।
तो जैसे ही ये खबर आई है फ़ौरन ही जो है वो प्राइस बिटकॉइन की 37,500 से अबव होके जो है 38,500 करीब जो है वो ट्रेड कर रही है, क्योंकि इस खबर से जो है वो उसको काफ़ी जो है ना कॉन्फिडेंस मिला है। इस तरह लूना भी 10 बिलियन के उन्होंने टोटल बाई करने हैं बिटकॉइन, इस वजह से भी जो है ना वो बिटकॉइन की जो प्राइस है उसको अप्रिसिएशन मिली हुई है। और अब जो जिस तरह अभी एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं वो भी देख रहे हैं कि जैसे ही बिटकॉइन नीचे आएगा तो वो और बाय करें, क्योंकि उनकी जो अभी लास्ट बाइंग थी वो 35,000 के करीब हुई थी। तो हम देखते हैं कि जी ये फेड क्या चीज़ है। जो फाइनेंशियल मार्केट है, अगर आपने इनको समझना है, जो S&P 500 टॉप 500 के जो कंपनियां हैं अमेरिका के अंदर, या बिटकॉइन की प्राइस को आपने समझना है, तो ये आपको समझना, आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो फेड है ये इसको फेडरल रिज़र्व भी कहते हैं, इसको सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, तो FED इसको फेड भी कहते हैं। इनकी ज़िम्मेदारी क्या है जी, क्योंकि अक्सर आप अभी आज 11 बजे मीटिंग है, जैसे ही आज 11 बजे मीटिंग होगी तो एक्सपेक्टेड यही है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाए जाएंगे। इंटरेस्ट रेट किस पे बढ़ाए जाएंगे? ज़ाहिर बात है डॉलर के ऊपर। यानी कि अगर आप डॉलर के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेते हैं या बॉन्ड्स वगैरह लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने मिसाल के तौर पे अगर $1,000 आपने जमा कराया तो आपको उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट उसका मिलेगा। तो ये मोस्ट सिक्योर्ड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके पीछे होती है और वो लाजमी आपको जो है वो लाजमी आपको इंटरेस्ट देती हैं। तो उससे जो है ना वो इन्वेस्टर्स को यकीन होता है कि हमें इंटरेस्ट लाजमी मिलेगा, तो थोड़ा भी मिले लेकिन उनको कंफर्म होता है, तो इसलिए वो उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेते हैं। और वो जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो पैसा इस्तेमाल करती है, या और भी फ़ौज के मामला जो हैं उनके लिए वो पैसा इस्तेमाल करती है। और इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए भी ये चीज़ जो है ना वो ज़रूरी समझी जाती है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का पैसा डॉलर के अंदर आएगा, डॉलर जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरी कंपनीज़ हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जिस तरह S&P 500 हैं, टॉप 50 जो 500 कंपनियां हैं अमेरिका की, उनके जो हैं वो जो शेयर्स हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ से लोग पैसा निकाल के डॉलर में लगाना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे जैसे ही वो गिरता है तो ओवरऑल इकानमी जो है ना दूसरी तरफ से बैठ जाती है, एक साइड से ऊपर हो जाती है, दूसरी साइड से बैठ जाती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो है वो ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जाए। तो ये जो फेडरल रिज़र्व है ये चीज़ें मेंटेन करता है। तो इनका जो मेन जो वर्क है, फेडरल रिज़र्व या फेड कह लें या सेंट्रल बैंक कह लें, तो इनका जो मेन जो इसके काम एंड ड्यूटीज़ हैं इसकी, ये नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, ताकि जो है वो जो इकॉनमी है वो एक प्रॉपर तरीके से आगे जो है ना वो चल सके। इसी तरह जो बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करती है, उनको सुपरवाइज़ भी करती है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखती है, किसी भी स्टॉक के अंदर एकदम कोई ड्रग पुल ना हो जाए, कोई एकदम पैसा ना फेंक दे, तो ये चीज़ें वो सारी चीज़ें देखती है। और उसके अलावा जो है वो जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो भी देती हैं। तो ये जो फेडरल रिज़र्व है, ये जो इदारा है, ये 12 इसके अंदर बैंक्स शामिल होते हैं, 12 फेडरल रिज़र्व के बैंक्स शामिल होते हैं। जो बैंक्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स से होते हैं, जिस तरह शिकागो देख लें, बोस्टन देख लें, न्यूयॉर्क हो गया, तो ये इस तरह आप सैन फ्रांसिस्को देख लें, आप ये डिफरेंट जगहों से जो है ना वो ये सेंट्रल बैंक होते हैं। ये 12 आप जो बैंक्स होते हैं ये इसमें शामिल होते हैं। उसके अलावा जो 7 मेंबर होते हैं, ये जो प्रेसिडेंट या सेनेट वगैरह जो है ना ये सिलेक्ट करते हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है। 7 मेंबर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं 7 वो सिलेक्ट करती हैं। इसी तरह जो 12 जो फेडरल रिज़र्व के इनके जो प्रेसिडेंट हैं, यानी बैंक्स के जो प्रेसिडेंट हैं ये शामिल होते हैं। तो 19 लोग ये शामिल होते हैं। तो ये 19 लोग शामिल हो के तो ये फेडरल रिज़र्व सिस्टम जो है ना या US सेंट्रल बैंक बनता है। इसी तरह जो आप देखें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ, जो FOMC है, जो FOMC है वो इसी का इदारा है, यानी कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखें FOMC फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, ये इसी का ही इदारा है, यानी कि फेडरल रिज़र्व का ही ये इदारा है। इसकी आज मीटिंग होने जा रही है। तो इसकी जो मीटिंग है वो डिसाइड करेगी कि मार्केट किधर जाएगी। इसका काम क्या है जी?
जो FOMC है, FOMC का काम ये है कि ये जो प्राइसें हैं डिफरेंट जो कंट्री के अंदर चीज़ें होती हैं उनकी प्राइसें हो गई और इकानमिक ग्रोथ को जो है ना वो प्रमोट करता है, या प्राइसेस स्टेबल रखता है और इकानमिक जो ग्रोथ होती है उसको जो है वो प्रमोट करता है। इसी तरह जो इसका जो मेन मकसद होता है वो ये है कि जो भी टोटल पैसा होगा उसकी सप्लाई जो होती है उसको वो मैनेज करते हैं। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा कौन, ये FOMC बढ़ाएंगे। यानी इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, इसके अंदर जो है ना वो 12 मेंबर होते हैं। 7 मेंबर वही होंगे जो फेडरल रिज़र्व के होंगे, यानी फेडरल रिज़र्व में भी 7 मेंबर हैं सेम जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं। इसी तरह 7 मेंबर ही FOMC के होंगे और ये दोनों जो 7 मेंबर हैं ये सेम होंगे, FOMC में भी सेम है, फेडरल रिज़र्व में भी सेम है। इसी तरह जो FOMC के अंदर टोटल 12, बाकी जो 5 मेंबर हैं वो जो बैंक्स हैं, जो फेडरल बैंक्स हैं उनके 5 मेंबर होंगे। एक तो जो न्यूयॉर्क का होगा प्रेसिडेंट, एक तो वो होगा, बाकी 4 जो है वो दूसरे किसी भी जो है ना वो बाकी 4 बैंक्स के होंगे, फेडरल रिजर्व बैंक के होंगे। इसी तरह वो हर साल बाद जो प्रेसिडेंट हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो टोटल जो है 12 बैंक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह 5 मेंबर FOMC के अंदर है, तो फिर वो बाकी जो रिमेनिंग है वो उनकी बारी जो है वो साल बाद आएगी, लेकिन न्यूयॉर्क का जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर होगा लाजमी। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इसके अंदर एक टर्म यूज़ होगी बेसिस पॉइंट, BPS। तो आप नज़र रखिएगा कि कितने BPS ये बढ़ाते हैं। BPS का मतलब क्या है कि जी, BPS का मतलब ये है कि अगर मिसाल तौर पे 7 जो % है वो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी कि $1000 है तो आपको 7% 1 ईयर के बाद मिलेंगे। तो अगर तो वो 100 BPS बढ़ाते हैं, 100 BPS का मतलब ये होगा कि 7 से 8% जो है ना, 8% जो है वो टोटल हो गया, यानी 100 BPS बढ़ गए। इस तरह अगर 50 BPS बढ़ते तो उसका मतलब ये होगा कि 7.5 जो है वो परसेंट यानी 0.5% जो है वो बढ़ गए हैं। तो अगर 100 BPS होंगे 1%, इस तरह 50 BPS होगा तो 0.5% जो है वो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो बड़े होंगे। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक जो है वो ये FOMC की या फेड की समझ आ गई होगी। तो इस पे लाजमी नज़र रखिएगा। इसकी वजह से जो है मार्केट, जो S&P की मार्केट है और जो बिटकॉइन की मार्केट है, ये क्रैश भी कर सकती है और ये ऊपर भी जा सकती है। लेकिन जो पिछले अगर आप 20 साल का मौजना करें, जो डॉलर इंडेक्स है उसका मौजना करें, तो जब ये टॉप पे गया है, पीक पे गया है जो डॉलर इंडेक्स की वैल्यू है, तब जो है वो बिटकॉइन का बुल रन स्टार्ट हुआ है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर पिछले 20 साल का डेटा दिखाता हूँ मैं आपको। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये देखें पिछले तकरीबन 20 साल से 2003 से लेके 2021-22 तक जो है ना ये डॉलर इंडेक्स इतनी इसकी हाई वैल्यू नहीं गई। तो अगर और जब इसका पीक आया है तब बिटकॉइन ऊपर ही गया है। तो अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि शायद बिटकॉइन का क्रैश ना आ जाए, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ सेल ना करें, ठीक है। अगर आपने एक चीज़ बाय की हुई है तो सेल मत करें इस लालच के अंदर कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम और बाय करेंगे। ये ऑलरेडी जो है वो मार्केट जो है पीक के ऊपर है, तो आप कोई भी चीज़ सेल ना करें, इंतज़ार करें। अगर तो मार्केट नीचे जाती है तो आप होल्ड करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं तो उसमें आप और इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।